हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सीबीएसई क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट लेकर आ गए। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स को कवर किया हुआ है, जिसमें हमने शुरू के 5 टॉपिक्स को किए थे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाके आप उन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको जो आज हम टॉपिक्स करने वाले हैं वो आपको अच्छे समझ में आ जाए। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं, मींस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको देखेंगे हम। और जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा कि भारत के संविधान ने किन किन देशों से कौन कौन से प्रोविजन लिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के जो लास्ट के 2 टॉपिक्स, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं, मींस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, फीचर्स को समझने से पहले, विशेषताओं को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि विशेषता का मतलब क्या होता है, फीचर्स का मतलब क्या होता है। देखो, फीचर्स का मतलब होता है जो चीज आपको दूसरों से अलग बनाता है, यूनिक बनाता है थोड़ा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या फीचर्स है, ऐसी क्या यूनिक चीज है, ऐसी क्या चीज है जो उसको दूसरे देशों के संविधान से अलग बनाती है। तो आइए देखते हैं कि भारत के संविधान में ऐसी क्या चीजें हैं जो उसको दूसरे देशों के संविधान से अलग बनाती है। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली विशेषता देखी जाती है भारत के संविधान की, वो देखी जाती है कि जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। अब बड़ा ये साइज की बात नहीं कर रहे, बड़ा मींस इसमें सबसे ज्यादा जो है आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। देखो, जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे जो है इसके जो है 8 शेड्यूल थे। ठीक है, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स थे इसके और 395 आर्टिकल्स थे। समझ में आ रहा है? जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे जो है इसमें 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, 25 पार्ट्स हैं और 460 प्लस आर्टिकल्स हो गए हैं। तो आपको समझ में आ गया, इतना बड़ा संविधान विश्व में किसी भी देश के पास नहीं है। तो पहली विशेषता क्या है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूची है, 25 भाग है और 460 से भी ज्यादा अनुच्छेद है। ठीक है, अब जो दूसरा फीचर हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है मौलिक अधिकारों का वर्णन, मींस फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब मौलिक अधिकार क्या होते हैं पहले ये समझ लो। देखो, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो हमें मिले हुए, मींस जो कॉमन पीपल्स को मिले हुए। किसमें लिखे हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, जो हमें किसने दिए हैं? संविधान ने दिए। ऐसे अधिकार जो हमें संविधान ने दिए हैं, गारंटीड है और हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। अगर कोई वो हमसे छीनने की कोशिश करेगा तो हम उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट टाइम में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। देखो, इन सभी टॉपिक्स को हम आगे वाले चैप्टर्स में, मींस जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स हम करेंगे उसमें डिटेल में करेंगे, इसलिए मैं इसमें जो है सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है। तो मौलिक अधिकारों का मतलब क्या होता है? ऐसे अधिकार जो हमें हमारे संविधान ने दिए हैं और सुरक्षित भी रख रखे हैं, मींस वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। ठीक है, और ये जो प्रोविजन है, ये जो फीचर है, ये दूसरे संविधान में, बहुत कम संविधान में देखने को मिलेगा। हमारे भारत के संविधान में ये फीचर है, हर देश के संविधान में ये फीचर नहीं होता है। तो इतना समझ में आ गया। तीसरा जो फीचर है हमारे भारतीय संविधान का वो है स्वतंत्र न्यायपालिका, मींस फ्री जुडिशरी। देखो, फ्री जुडिशरी एक कंट्री में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एक देश में आए दिन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कोई ना कोई टकराव, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कभी लोगों के बीच में तो कभी स्टेट्स के बीच में। इन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, इन लड़ाई झगड़ों का निपटारा करने के लिए न्यायपालिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में न्यायपालिका जो है ये लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है।
मेंटेन करने का मतलब क्या है? जो सरकार नियम और कानून बनाती है उसकी देखरेख करता है कि सरकार कोई गलत नियम कानून ना बना दे या फिर कोई पर्सन जो है उस नियम कानून को तोड़े ना। ठीक है, तो ये सारा कौन देखता है? ये सारी चीजें कौन देखता है? हमारी न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी। इसलिए हमारा एक देश में जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस फ्री जुडिशरी का वर्णन किया गया है। मींस हमारे देश में फ्री जुडिशरी है जिससे हमारा देश और ज्यादा मजबूत हो जाता है, हमारा संविधान और ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो आपको तीसरा फीचर समझ में आ गया। जो चौथा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है इसकी धर्मनिरपेक्ष राज्य। मींस जो हमारा भारत है वो क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, एक सेक्युलर कंट्री होगा। सेक्युलर कंट्री का मतलब जहां पे हर धर्म एक समान होगा। देखो, तुमने बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड में देखी होगी जो किसी एक स्पेसिफिक धर्म को फॉलो करता है। जैसे तुम पाकिस्तान को देख लो, वहां पे मुस्लिम धर्म मिलेगा, तुम्हें समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, यहां पे सभी धर्म एक समान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हर धर्म एक समान है। अगर आपको दिवाली की छुट्टी मिलेगी तो आपको ईद की भी छुट्टी मिलेगी, आपको गुरु नानक जयंती की भी छुट्टी मिलेगी और सभी को अपने अपने त्योहार मनाने का, अपने अपने रीति रिवाजों को फॉलो करने का पूरा पूरा अधिकार है। तो यहां पर जो है किसी भी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं माना जाता और ये चीज हमारे किसमें एक्सप्लेन है? ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन है। ठीक है, ये भी एक मेन फीचर के रूप में देखा जाता है भारत के संविधान में, क्योंकि हर कंट्री में ये चीज नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज जो है एक स्पेसिफिक धर्म को फॉलो करता है, लेकिन हमारा इंडिया ऐसा नहीं है। तो आपको चौथा फीचर समझ में आ गया। अब जो पांचवा फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है उसके मौलिक कर्तव्य, मींस फंडामेंटल ड्यूटीज। अब मौलिक अधिकार जो है हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो उसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी एक्सप्लेन कर रखी है कि हम क्या कर सकते हैं देश के लिए। देखो, फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब क्या होता है? मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है? मौलिक कर्तव्य का मतलब यह होता है कि ऐसे कार्य जो हमें हमारे देश के लिए करने चाहिए। ठीक है, ऐसे कार्य जो हमें हमारे देश के लिए करने चाहिए, जैसे राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ठीक है, संविधान का पालन करना, हमारे देश को जब भी हमारी जरूरत हो तो उसके लिए जो है हमेशा आगे रहना, हमारे देश के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जितने भी सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे लाल किला, इंडिया गेट, इन सब की जो है हिफाजत करना, इसको गंदा नहीं करना। ये सब क्या है? ये सारे हमारी ड्यूटीज है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमें हमारी कंट्रीज के लिए करनी चाहिए। और ये चीजों को किस चीज में एक्सप्लेन किया गया है? इन चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसको भी हम जो है मेन फीचर के रूप में देखते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को एक्सप्लेन किया गया। और जो लास्ट चीज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर में वो है उसके नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं? ऐसे पॉजिटिव वर्क, ऐसे सकारात्मक कार्य जो गवर्नमेंट को सोसाइटी के लिए करने चाहिए, जैसे स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, एनवायरनमेंट को क्लीन करना, स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना, समझ में आ रहा है, जानवरों की रक्षा करना, ये सारी चीजें। तो ऐसे काम जो सरकार को हमारे लिए करने चाहिए, लेकिन वो इन काम को करने के लिए फोर्स्ड नहीं है। मींस अगर उसका मन करेगा तो वो काम करेगा, नहीं करेगा मन तो नहीं करेगा। हम इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। देखो, अभी तक हमने जितने भी फीचर्स पढ़े हैं या फिर जो भी तुम आगे टॉपिक्स पढ़ोगे इसमें, वो सभी कहीं ना कहीं आगे चैप्टर्स में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हें ये सारी चीजें शॉर्ट में करवा दी, क्योंकि आगे जब हम चैप्टर्स करेंगे तो उनमें इन्हीं सारी चीजों को हम डिटेल में करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है। वैसे तो हमारे संविधान की और भी कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ये मैक्सिमम 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इसलिए हमने इसके अच्छे 6 विशेषताओं को यहाँ पर जो है इजी 6 विशेषताओं को, 6 फीचर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप इन 6 फीचर्स को अगर लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया। अब हम जो है इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है कि विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान। इसका मतलब कि भारत के संविधान ने किन किन देशों से कौन कौन से प्रोविजन लिए। देखो, इससे रिलेटेड आपके जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, पहले आप ये समझ लो। आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि क्या भारत का संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है? ठीक है, क्या एक बोरो बकेट है? मतलब हमने क्या उधार लिया है हमारे भारतीय संविधान को? ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे पूछेगा।
या तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के संविधान ने किन किन देशों से कौन कौन से फीचर्स लिए हैं, कौन कौन से प्रोविजन लिए हैं, या तो सिंपल से पूछ लेगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा तो क्या पूछेगा कि क्या भारत का संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरो बकेट है, ठीक है, जिसको हमने विभिन्न देशों से उधार लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा तो आपको आंसर क्या लिखना है, आपको आंसर देखते हैं क्या लिखना है। देखो अगर आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन सॉरी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोरो बकेट है, तो आप बताओगे नहीं। देखो आप इसको समझने की कोशिश करना। बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेने का मतलब क्या होता है कि हमने सभी चीजों को उधार ले लिया, मतलब दूसरे देशों में देखा, उसको उठाया और हमारे देश के संविधान में डाल दिया। भारत का संविधान ऐसा संविधान नहीं है। आप कैसे इस चीज को प्रूव करोगे, आप बताओगे कि अगर भारत का संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा होता, अगर भारत का संविधान जो है बोरो किया हुआ होता तो उसमें इतने आर्टिकल्स नहीं होते। भारत का संविधान विश्व का इतना बड़ा संविधान है, वो इतना बड़ा नहीं होता। देखो हम इस बात से एग्री करते हैं कि हमने कुछ अच्छे फीचर्स, देखो हमने लगभग 60 से 70 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और उसके बाद उसमें से जो जो अच्छी चीजें उनको लगी हमने उसको उठाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अडॉप्ट भी किया, लेकिन बड़ा दिल रखकर, ठीक है। जो भी अच्छे फीचर्स लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अडॉप्ट किया दूसरे कंट्रीज से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने सभी चीजों को जो है उधार लिया है दूसरे देशों से, नहीं। तो आप क्या बताओगे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उधार लेके सिद्धांतों का टोकरा नहीं है। हमने जो है बड़ा दिल रखकर दूसरे देशों से कुछ अच्छी चीजें ली हैं। अगर हमने सिर्फ उधार लिया होता तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता। उसमें जो है अभी प्रेजेंट टाइम में 460 से ज्यादा आर्टिकल है, वो इतने ज्यादा आर्टिकल नहीं होते, 25 पार्ट्स हैं, नहीं होता इतने पार्ट्स, समझ में आ गया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा नहीं होता। हाँ हमने कुछ चीजें ली हैं। अब क्या क्या चीजें ली हैं हमने, किन किन देशों से, ये भी आपसे पूछ ले जाते हैं, तो देखते हैं हम एक एक करके। देखो मैं आपको ये चीज पहले क्लियर कर दूं कि इनमें जो भी आप पॉइंट्स पढ़ोगे उसको मैं शॉर्टली समझाऊंगा, क्योंकि आगे चैप्टर्स में यही पूरे चैप्टर से रिलेटेड है, पूरे डिटेल में समझा रखा है। तो आप जो है आज की क्लास में इनको सिर्फ शॉर्ट में समझाऊंगा, आगे जब हम चैप्टर्स करेंगे तो उसमें डिटेल में करेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि भारत के संविधान ने किन किन देशों से कौन कौन से प्रोविजन लिए। सबसे पहला हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। क्या लिया हमने अमेरिका के संविधान से? हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अभी मैंने बताया था ना क्या होता है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे रखे हैं और वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं, मतलब गवर्नमेंट भी नहीं और लोग भी नहीं। अगर कोई छीनेगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं अपने आपको न्याय दिलाने के लिए। समझ में आ गया? तो मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया? मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया। साथ में हमने क्या लिया अमेरिका के संविधान से? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। देखो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इसका मतलब क्या होता है? देखो अगर गवर्नमेंट को लगता है या फिर न्यायपालिका को लगता है, देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर बना दिया, और अगर न्यायपालिका को लगता है, जुडिशियल को लगता है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर बना है वो सही नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको रिव्यू करेगा कि क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाकर लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं, नियम कानून जो बनाए गवर्नमेंट ने। तो अगर उसको लगेगा, न्यायपालिका को लगेगा कि वो गलत कानून है, तो न्यायपालिका उन लॉ एंड ऑर्डर को वहीं पे कैंसिल कर देगी, खत्म कर देगी। इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ये आप 6 चैप्टर में डिटेल में करोगे। इतना समझ में आ गया? तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है? एक तो हमने मौलिक अधिकार लिए और दूसरा हमने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मींस जुडिशियल रिव्यू की पावर हमने वहीं से ली है। दूसरा हमने जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया हमने? ब्रिटेन से लिया है हमने सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, ठीक है। एफपीटीपी सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। एफपीटीपी सिस्टम का मतलब क्या होता है? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, ठीक है, जिस पर्सन को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही पर्सन जीतेगा। जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस जब होते हैं, वोट दिए जाते हैं, तो उन लोगों में जो भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं उनमें जिस पर्सन को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो व्यक्ति जीत जाएगा। इसको कहते हैं सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, एफपीटीपी सिस्टम। और ये सिस्टम हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। दूसरी चीज जो हमने ब्रिटेन से ली है वो है सरकार का संसदीय रूप, मींस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और इन तीनों का मतलब क्या होता है ये हम जो है आगे 4th, 5th और 6th चैप्टर में करेंगे, ठीक है। बस आप अभी इतना समझ लो कि जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो पावर्स ली है, ठीक है, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है वो कहां से लिया? हमने ब्रिटिश से लिया। तीसरी चीज जो हमने ब्रिटिश से ली है वो है उसके कानून का शासन, मींस कानून सबसे ऊपर होगा।
कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना कोई पर्सन, कोई भी नहीं। कानून, लॉ सबसे ऊपर होगा और लॉ के अकॉर्डिंग ही सबको काम करना पड़ेगा। और ये चीज हमने कहां से ली? ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और क्या लिया है यहाँ पे? कानून निर्माण की विधि, मींस जब गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर बनाएगी वो किस तरीके से बनाएगी, तरीका क्या होगा कानून बनाने का, ये हमने कहां से लिया है? ये भी हमने जो है ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है वो हमने आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने अभी भी ये समझाया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, यहाँ पे बताया था मैंने कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो पॉलिसीज होती है जो गवर्नमेंट को हमारे लिए करनी चाहिए, लेकिन वो इस काम को करने के लिए फोर्स नहीं है, बाध्य नहीं है। उसका मन करेगा तो करेगी, नहीं करेगा तो नहीं करेगी। हम इसके लिए जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते उसको। इतना समझ में आ गया। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस से भी कुछ प्रोविजन लिया है। फ्रांस से हमने क्या लिया है? फ्रांस से हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मींस फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये जो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी नारा था, फ्रांसीसी क्रांति का भी नारा था जो फ्रांस में हुई थी। ठीक है, तो क्या लिया हमने उससे? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। अब इसका मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब होता है हम जो है फ्रीली रहेंगे, किसी के ऊपर जो है किसी का कोई दबाव नहीं होगा, हम अपनी मर्जी से काम कर सकेंगे। समानता का मतलब क्या है? सभी लोग जो है समान रूप से रहेंगे, इक्वली रहेंगे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। और भाईचारे का मतलब क्या है? सभी मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के साथ जो है ब्रदरहुडनेस होगा, प्यार मोहब्बत रहेगी सब में, और कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो ये चीज हमने कहां से ली? ये चीज हमने ली फ्रांस के संविधान से। और कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है एक अर्धसंघात्मक सरकार, मींस सेमी फेडरल गवर्नमेंट का जो प्रोविजन था वो हमने कहां से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब पहले ये समझ लो कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, संघवाद का मतलब क्या होता है। देखो, संघवाद का मतलब होता है जिस देश में कम से कम दो या दो से अधिक इस तरह की सरकार होगी, कम से कम दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होगी, मिनिमम 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार है ना, ठीक वैसे। लेकिन जब हम बात करेंगे सेमी फेडरल, अर्धसंघात्मक का मतलब क्या होता है? जहां पर केंद्र सरकार को ज्यादा पावर दी जाती है। वैसे देखो, फेडरलिज्म जो होता है, ट्रू फेडरल कंट्री क्या होती है? जहां पर इक्वल पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, केंद्र सरकार के पास भी उतनी पावर होगी जितनी स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। लेकिन हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट को कम पावर दे रखी है। इस चीज को हम इस बुक के 7 चैप्टर में डिटेल में करेंगे। इतना समझ में आ गया? इसीलिए हम इसको जो है सेमी फेडरल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो है केंद्र सरकार को ज्यादा पावर दे रखी है। इतना समझ में आ गया? तो इसी के साथ हमें जो है ये समझ में आ गया कि किस तरीके से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किन किन देशों से कौन कौन से प्रोविजन लिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ उधार लिया है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया? इसी टॉपिक के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर देना, ताकि आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको ये चैप्टर समझ में आ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी इस चीज को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।